नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। फक्र से सर सदा जिसका ऊंचा रहा, जिसका रोशन अभी माजी व हाल है, जिसने तो के गुलामी को पहना नहीं, जिसने तो के गुलाबी को पहना नहीं, सिर्फ ऐसा मेरा देश नेपाल है। दिल मोहब्बत से कभी खाली नहीं, दिल मोहब्बत से कभी खाली नहीं, इल्म की दौलत से माला माल है। दिल मोहब्बत से कभी खाली नहीं, इल्म की दौलत से माला माल है। फिर हमारे मुल्क की क्या हो मिसाल, ये हमारे ख्वाब का नेपाल है। मुल्क का हर आदमी खुशहाल हो, मुल्क का हर आदमी खुशहाल हो, खूबियों से खूब माला माल हो। कुछ अनासिर राह पर आ जाएं तो, कुछ अनासिर राह पर आ जाएं तो, कल से बेहतर आज का नेपाल हो। नमस्कार, भाव सरोवरमा स्वागत छ। जी नेपाल टेलिभिजनमा हरेक शनिबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9:30 बजे कार्यक्रम भाव सरोवर प्रसारण हुन्छ। नेपालगञ्ज बहुभाषिक सहर हो। बहुभाषिक यस सहरमा साहित्य पनि बहुभाषिक छ। नेपालगञ्ज शायरहरूको पनि सहर हो। मोहम्मद आरिफ, फारुक आरिफ, अब्दुल लतिफ शौक, अमिन खयाली जस्ता अजिम शायरहरूको सहर हो नेपालगञ्ज। अहिले पनि यति धेरै शायरहरू नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ कि उहाँका शायरीहरू सुन्यो भने समय धेरै लाग्छ र नेपालगञ्जमा मुसायरा समय समय भइराख्छन्। नेपालगञ्जका शायरहरूका शायरीहरू नेपाली साहित्यको मूलधारमा अझै पुग्न नसकेको भने सत्य नै हो। अमिन खयाली जस्ता शायरहरू दिवंगत भइसकेपछि मात्रै उहाँका शायरीहरूको चर्चा हुनु नेपालगञ्जका शायरहरूको एउटा अलगै पाटो छ। फेरि आज हामी नेपालगञ्जका एकजना शायरलाई निम्ति आएका छौँ र उहाँका शायरी मार्फत नेपालगञ्जको शायरहरूको र शायरीको एउटा चित्रलाई निहाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। मैले सुरुमै 3वटा मुक्तक वाचन गरेको थिएँ, जसलाई उर्दूमा कत आत भनिँदो रहेछ, मुक्तकहरूलाई कत आत भनिँदो रहेछ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ मोहम्मद मुस्तफा कुरैशी, जसलाई नेपालगञ्जको शायर जमातले, नेपालगञ्जले सम्मानपूर्वक उहाँको नाम लिने गर्छ। आज उहाँका शायरीहरू भाव सरोवरमा सुन्नेछौँ र धन्य हुनेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, शुक्रिया जनाब। तपाईलाई मैले एउटा नेपालगञ्जको शायरीको एउटा चित्र, वस्तुस्थिति थोरै बताउन सकेँ। मलाई लाग्छ मैले अझै धेरै कुरा भन्नु पर्थ्यो। त्यसमध्ये तपाईलाई आज मैले अतिथिको त्यो एउटा ठुलो एउटा क्यानभासबाट मैले तपाईलाई यहाँ उतारेको छु र तपाईँको परिचय मैले जति दिएँ त्यसले मात्रै पुग्दैन होला। अझै थप हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यो परिचय अझै पनि थप चाहिन्छ होला। मैले यो तपाईँको पुस्तकबाटै, जसको नाम छ सौज ए दिल गजल सङ्ग्रह, तपाईँले नाम दिनुभएको छ र यो 2069 सालमा प्रकाशित भएको थियो। भेरी साहित्य समाजले प्रकाशन गरेको थियो। यस पुस्तकमा भएको परिचय पनि म थोरै हाम्रा दर्शकलाई दिन्छु, त्यसपछि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँला। मुस्तफा हसन कुरैशी, अहसन चाहिँ उहाँको उपनाम हो, तखल्लुस भनिन्छ जसलाई उर्दूमा, र उहाँका पिताको नाम अली हैदर कुरैशी साहेब, आमाको नाम बतुलुजहरा कुरैशी साहिबा हुनुहुन्छ र उहाँको जन्म 2017 1 महिना 3 गते विक्रम सम्वतमा भएको हो भने शिक्षा उहाँले अदीब उर्दू अलीगढ युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको छ, भारतको अलीगढ युनिभर्सिटीबाट। र उहाँको शायरीको सुरुवात भने 2053 सालमा भयो। करिब करिब 36-37 वर्षको अन्तरालपछि उहाँ शायरी लेख्न थाल्नुभयो। साहित्यिक संस्थाहरूमा उहाँ प्रगतिशील लेखक सङ्घमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। गुलजारे अदब नेपालगञ्जको सचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी
भेरी साहित्य समाजको पनि कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ र प्रगतिशील लेखक सङ्घ बाँकीको पनि कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ। विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमा गतिविधिहरूमा उहाँको सक्रिय सहभागिता रहिरहन्छ र उहाँका सायरीहरू सुन्न नेपालगञ्जमा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरू र मुसायराहरूमा दर्शक श्रोताहरू लालायित हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँलाई यस कार्यक्रममा निम्त्याउनु पाउनु पनि हाम्रो एउटा अभाग्य सम्झेका छौँ। र मैले सुरुवातमै तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु। हजुर। जन्म 2017 सालमा होइन, सायरी चाहिँ लेख्न थाल्नुभयो 2053 सालमा, करिब 36 वर्षको अन्तरालपछि लेख्न थाल्नुभयो। यस्तो किन भएछ? ऐसा है कि शुरुआत में मुझे शायरी सुनने का शौक़ था। बहुत सी नशिस्तें, बहुत सी कवि गज़ल गोष्ठियाँ में शामिल हुआ करता था, सुनने का शौक़ बहुत था। इसी तरह से मैं तमाम तरह की पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं ले करके उसमें शेर व शायरी बहुत सुना करता था। अच्छे शेर कोड क्या करता था। और कभी भी ये जहन में नहीं आया कि मैं शायर बनूंगा। लेकिन एक दिन मैं अपनी दुकान, टेलरिंग दुकान में बैठा हुआ था तिरमन चौक पे। हमारे एक दोस्त हैं जमील हाशमी सिद्दीकी, वो आए, हमारे पास में आए, कहा कि चलिए अब्दुल लतीफ़ शौक़ साहब के पास में, वो कुछ बहर के बारे में सिखा रहे हैं, अरबी बहरों के बारे में। तो चलिए हम कुछ सीखा जाए। आप उर्दू अच्छी जानते हैं तो वो आप उनसे सीख करके हमको बता दीजिएगा। तो हम उनके पास में गए, तो वो बैठे हुए थे, तो हमको एक सबक के तरीके से दे दिया कि फ़ौलुन पे जो है कोई शब्द बनाइए, कोई लफ्ज़ बनाइए। तो मैंने बना दिया, फ़ौरन जहन में आएगी बात, बना दिया। तो फिर बात आई गई होगी, मैं चला आया वहाँ से। दूसरे दिन मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था नेपाली मस्जिद में, तो उन्होंने कहा कुछ लिखा। तो मैं उनकी बात सुन करके आगे चला गया, क्योंकि मेरे जहन में था नहीं कि मैं शायर बनूंगा। तो 2-3-4 दिन ऐसे कहते रहे कि कुछ कहा। तो मैंने सोचा कि भाई इनके लड़के जो जमील जरगर हैं, वो हमारे क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, ये उनके वालिद साहब हैं, पिताजी हैं। तो अगर ये कुछ कह रहे हैं तो लाइए इनकी बात मान ली जाए। अगर कह रहे लिखने की हो तो लिख डालें। कुछ लिखा, बस यही चीज़ जो है शायरी की तरफ लेके आई। कुछ कहा तो मैंने कह दिया। एक मिसरा निकला हुआ था, तेरे हुस्न की रोशनी है जहाँ तक, ये फ़ौरन पे आ रहा था, यही बहर है, मुतकारी बहर है। तो इस पर जब उन्होंने तेरी हुस्न की रोशनी है जहाँ तक, तो बस इसी में मैंने गज़ल लिख डाली। गज़ल लिख करके उनके पास चला गया कि देखिए मैंने गज़ल लिखी है। तो उनके हौसला वाले अल्फाज उनके मुंह से निकले। उन्होंने कहा कि भाई तुम 40 साल में वहाँ कदम रख दिया, वो यहाँ के लोग जो 40 साल में नहीं कह पाए, नहीं आ पाए कुछ लोग, वहाँ पर आप पहले कदम पर पहुँच गए। तो ये हौसला वाला लफ्ज़ जो है मुझे बहुत हौसला दिया। मैंने कहा कि मैं इस तरह कर सकता हूँ, तो लाइए करें। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया उसी जगह से। और फिर जो है कभी भी बहर के बारे में कोई मुझे परेशानी नहीं आई। वो बहर मुझे बताते गए, मेरे जहन में आता गया, मैं लिखता गया। दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिउँ। आज म चाहिँ नेपालीमै प्रश्न गर्नेछु, उहाँले चाहिँ उर्दू भाषामा र हिन्दी भाषामा बोल्नुहुनेछ। किनभने उहाँलाई आफ्नो भाषामै बोल्न सहज हुन्छ र नेपालीमा बोल्न थाल्नुभयो भने उहाँले जसरी खुलेर बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसरी सक्नुहुन्न। र त्यही भएर हामीले भाषाको ब्यारियर नराखौँ, किनभने साहित्य भनेको भाषाभन्दा पर हुन्छ, त्यसलाई महसुस गर्ने हो। हामीले त्यो कुरालाई महसुस गरेर आज हामीले यो वार्तालापलाई जारी राख्नेछौँ। तपाईँको असुविधाका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। सकेसम्म हाम्रो साहित्यिक दर्शकहरूले भाषा अवश्य नै बुझ्नुहुनेछ, यो आशा राखौँ। अब्दुल लतीफ शौक़ साहबले तपाईँलाई कुछ लिखा एक लाइन भन्नुभयो, त्यो लाइनले तपाईँलाई घोच्यो र त्यसपछि लेख्न थाल्नुभयो। त्यसभन्दा अगाडि कहिले पनि लेख्नु भएको थिएन, सुन्नु पनि भएको थिएन? सुन्नु तो थोड़ा तो शायरी का शौक था मुझे, सुनने का। मैं सुना करता था बराबर, जो कहीं भी प्रोग्राम होता था मैं जाया करता, सुना करता था। सुनने का शौक था मुझे। 36 साल तक आप सुनते रहे? सुनते रहे, पढ़ते रहे। त्यसपछि चाहिँ बल्ल त्यो चाहिँ लेखने में आगे घचघचे आएपछि बल्ल लेख्नु। हाँ, और पहली गजल मेरी बहर में थी, कोई गलती नहीं थी। नेपालगञ्ज मात्रै होइन, तपाईँ भारतका विभिन्न मुसायरामा? हाँ, गए छु म। बाराबंकी, हजुर, बहराइच, नानपारा, हजुर। अनि काठमाडौँमा पनि हुनु? काठमाडौँ पनि गई छु। हजुर। प्रज्ञा प्रतिष्ठान में मुशायरा थियो, वहाँ म सामेल भए थियो। सायरी बुझ्ने मान्छेहरू कतिको भेटिए तपाईँलाई? त्यहाँ गए कोही सायरहरूको सायरी मन पराउने मान्छेहरूले, पाठकहरूले, दर्शकहरूले, श्रोताहरूले काठमाडौँमा? हाँ, तो धेरै। जब आपने पहला पढ़ा फख्र से सर सदा जिसका ऊंचा रहा, प्रज्ञा प्रतिष्ठान जब पढ़ा है तो पूरा हाल तालियों से गूंज रहा था, एकदम पूरे शोर शराबे के साथ।
पहले यही पढ़ा मैंने। हाँ। और फिर यही शेर जो है दूसरे दिन खबर की सुर्खी बनी, हेडिंग बनी। अच्छा, यही। फिर आप इसको वाचन करें। वैसे पढ़ देंगे। हाँ सुनिए। फख्र से सर सदा जिसका ऊंचा रहा, फख्र से सर सदा जिसका ऊंचा रहा, जिसका रोशन अभी माजियो हाल है, जिसका रोशन अभी माजियो हाल है, जिसने तौक़े ग़ुलामी को पहना नहीं, जिसने तौक़े ग़ुलामी को पहना नहीं, सिर्फ ऐसा मेरा देश नेपाल है, सिर्फ ऐसा मेरा देश नेपाल है, सिर्फ ऐसा मेरा देश नेपाल है। यसको वाचन गर्दाखेरि पनि त्यो भावलाई कति मजाले समात्नुहुन्छ। मजाले समात्नु, एक गर्व महसूस होता है हाँ। कि हम ऐसे देश के वासी हैं जो किसी के आगे सर नहीं झुकाया, त्यही त, कभी गुलाम नहीं बना। आवाजमा पनि त्यो किसिमको त्यही हैन, त, मैले वाचन गर्दाखेरि हजुर, जुन हजुर। आवाजको थियो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ वाचन गर्दाखेरि स्वाद नै फरक आयो। हजुर, हजुर। सायद शायरीको र यो कविताहरू सुन्दाखेरिको आनन्द नै यही हो हैन। यही। त्यसलाई वाचनमा पनि हामीले जान दिन सक्नु, प्राण दिन सक्नुपर्दो रहेछ। हामी त्यतैतिर लागौँ। फेरि केही प्रश्नहरू बिचबिचमा छन्, मलाई जिज्ञासा छन् तपाईँसँग राख्नुपर्ने, ती पनि राख्दै राखौँला। अहिले चाहिँ एउटा फेरि अर्को रचना। एक गज़ल जो है उर्दू के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से, उर्दू भाषा के हवाले से 5 शेर है, उसको पढ़ रहा हूँ पहले। उर्दू ज़बान से जिसने लबों को सजा लिया, उर्दू ज़बान से जिसने लबों को सजा लिया, उसकी ज़बान को उर्दू ने शीरी बना दिया। शीरी अर्थात मीठो मीठो। उसकी ज़बान को उर्दू ने शीरी बना दिया। जिस उर्दू का रास्ता है मोहब्बत का रास्ता, उर्दू का रास्ता है मोहब्बत का रास्ता, सीने में इसने दिल को धड़कना सिखा दिया, सीने में इसने दिल को धड़कना सिखा दिया। और जिसने गले लगा लिया उर्दू ज़बान को, जिसने गले लगा लिया उर्दू ज़बान को, उसको मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया, उसको मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया। उर्दू ज़बान जिसको भी आई है दोस्तों, उर्दू ज़बान जिसको भी आई है दोस्तों, उसको फिर ज़बान मुहज़्ज़ब बना दिया, फिर उसको फिर ज़बान मुहज़्ज़ब बना दिया। ये लफ्ज़ इनकलाब का अहसन कमाल है, ये लफ्ज़ इनकलाब का अहसन कमाल है, जो सर उठा के फ़ख्र से चलना सिखा दिया, जो सर उठा के फ़ख्र से चलना सिखा दिया। उर्दू ज़बान से जिसने भी लबों को सजा लिया। गजब गजब गजब। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ, जैसा कि आजकल का माहौल है कोरोना वायरस का, हजुर हजुर जी, इसके बारे में हम चाहते हैं कि एक हमने इसका एक पॉजिटिव पहलू देखा है ये लॉकडाउन का, कि लॉकडाउन से हमको क्या अच्छाइयाँ मिल रही हैं, क्या अच्छा मिल रहा है, इसको मैंने जो है लिखा है। गजब। तो उसको मैं सुना रहा हूँ आपको। फ़ज़ा कहते हैं वातावरण को, आलूदा कहते हैं गंदा वातावरण। यो लकडाउनका कारण सबैभन्दा राम्रो प्रभाव परेकै वातावरण क्षेत्र, विषैला वातावरण के बारे में, आलूदा फ़ज़ा, विषैला वातावरण। सुनिए, इन आलूदा फ़ज़ाओं ने ये कैसा रंग बदला है, इन आलूदा फ़ज़ाओं ने ये कैसा रंग बदला है, जिधर भी देखते हैं साफ और रोशन नज़ारा है, जिधर भी देखते हैं साफ और रोशन नज़ारा है। चमकती धूप ऐसी है कि आंखें खीरा होती हैं, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। चमकती धूप ऐसी है कि आंखें खीरा होती हैं। चमक कुछ और ज़्यादा लेके ये सूरज चमकता है, चमक कुछ और ज़्यादा लेके ये सूरज चमकता है। दरख्तों, फूल, ट्रेनें, कारखाने, गाड़ियाँ भी और तैयारे, ट्रेनें, कारखाने, गाड़ियाँ भी और तैयारे, यानी हवाई जहाज़, ट्रेनें, कारखाने, गाड़ियाँ भी और तैयारे। सबब है तेल का इन सब में जलना बंद होना है, सबब है तेल का इन सब में जलना बंद होना है। दरख्तों, फूल, पत्तों पर है अब रानाइयाँ छाई, दरख्तों, फूल, पत्तों पर है अब रानाइयाँ छाई। अब इन दस्तो चमन का एक हंसी दिलकश नज़ारा है, अब इन दस्तो चमन का एक हंसी दिलकश नज़ारा है। बस एक नहीं दौड़ती अब जिंदगी और शोर भी कम है, नहीं है दौड़ती अब जिंदगी और शोर भी कम है। कि ठहरी जिंदगी में आदमी अब मुतमईन सा है, कि ठहरी जिंदगी में आदमी अब मुतमईन सा है। बस एक अनजान डर ने दुनिया के रंगीन जलवों से,
बस एक अनजान डर ने दुनिया के रंगीन जलवों से दिलों में नफरतें सी है, एक ऐसा वक्त आया है। दिलों में नफरतें सी है, एक ऐसा वक्त आया है। बनी है दूरियां, कोई किसी को छू नहीं सकता। आहा, बनी है दूरियां, कोई किसी को छू नहीं सकता। खुला आजाद इस माहौल में चलना वो फिरना है। खुला आजाद इस माहौल में चलना वो फिरना है। मुआशरती समाजी दूरियां जो हो गई कायम, मुआशरती समाजी दूरियां जो हो गई कायम। ये दिल अपनों से मिलने के लिए रह रहे तड़पता है। ये दिल अपनों से मिलने के लिए रह रहे तड़पता है। ये मुंह हाथों को धोना ताजगी नरमी को लाई है। ये मुंह हाथों को धोना ताजगी नरमी को लाई है। कि खुद को साफ और सुथराई के सांचे में ढाला है। कि खुद को साफ और सुथराई के सांचे में ढाला है। कोई शिकवा नहीं है वक्त अपनों को ना देने का। कोई शिकवा नहीं है, शिकायत, कोई शिकवा नहीं है वक्त अपनों को न देने का। कि अपने घर में रहकर वक्त अपनों में गुजरता है। कि अपने घर में रहकर वक्त अपनों में गुजरता है। कि अपने घर में रहकर वक्त अपनों में गुजरता है। इबादत यानी पूजा, इबादत कोई गोया कर रहा हो या ना करता हो। इबादत कोई गोया कर रहा हो या ना करता हो। सभी में पाक रहने का शऊर अब खूब जागा है। सभी में पाक रहने का शऊर अब खूब जागा है। लगाकर मास्क अब घर से निकलती है हर एक औरत। लगाकर मास्क अब घर से निकलती है हर एक औरत। यही औरत जो बेपर्दा थी अब इस पे पर्दा है। यही औरत जो बेपर्दा थी अब इस पे पर्दा है। लिबासे मुख्तसर यानी कम कपड़ा। लिबासे मुख्तसर में अब नहीं कोई नजर आए। लिबासे मुख्तसर में अब नहीं कोई नजर आए। नहीं मेकअप भी कोई मास्क का अब सख्त पहरा है। नहीं मेकअप भी कोई मास्क का अब सख्त पहरा है। और गरीबों के दुखों में लोग शामिल होते जाते हैं। गरीबों के दुखों में लोग शामिल होते जाते हैं। क्या अब इखलास के पैकर में इंसान देवता सा है। क्या अब इखलास के पैकर में इंसान देवता सा है। ये सारी खूबियाँ जो रब ने चाही अपने बंदों में। ये सारी खूबियाँ जो रब ने चाही अपने बंदों में। नज़र रूपोश उसकी फौज ने ये कर दिखाया है। यानी कोरोना जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, नज़र रूपोश उसकी फौज ने ये कर दिखाया है। बाहर कैफ आपको हमको ये आसन फिक्र करनी है। बाहर कैफ आपको हमको ये आसन फिक्र करनी है। गुनाहों से मुआफ़ी के सिवा कोई न चारा है। गुनाहों से मुआफ़ी के सिवा कोई न चारा है। गजब गजब गजब, कस्तो मिठो। त्यो लकडाउन हुँदाखेरिको जुन दृश्य थियो त्यो कति मजाले टिपेर लेख्नु भएको। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ हैन। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु। तपाईँ गजलकार पनि हुनुहुन्छ हैन? उर्दूमा गजल लेख्नुहुन्छ, नेपालीमा गजल लेख्ने अहिले जमातमा जो गजल लेख्नुहुन्छ, गजलकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिच एउटा बहस छ, बहरमा लेख्ने कि गैर बहरमा लेख्ने। यो तपाईँहरू कहाँ हुन्छ कि हुन्न? नहीं, हमारे यहाँ तो अगर किसी को फ़ाइल फ़ोलुन फ़ोलुन जो ये अरबी बह रहे हैं जो अरकान है, अगर किसी को आता है इसको देख के लिखता है। नहीं आता तो आवाज़ में एक धुन बना लेता है। धुन बना करके आवाज़ में कहता है, वो बहर में आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत मशहूर शायर हुए हैं मोहम्मद बिन खैली जी। ये फ़ाइलातुन फ़ोलुन वगैरह देख के नहीं लिखते थे, ये आवाज़ से ये गा करके लिखते थे। हालांकि गा के महफिल में नहीं पढ़ते थे, लेकिन गा करके लिखते थे। ये एकदम सटीक लिखते थे, एकदम सही लिखते थे। और इसके शौक जी ये फ़ाइलतुन फ़ौरुन बहर वगैरह देख के लिखते हैं, इनको मालूम है। लेकिन बहर को कोई मसला नहीं है, सब ठीक ठीक लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। बहर से कोई बाहर नहीं होता है। यो बहरमा नलेखे पनि हुन्छ भन्ने एउटा धार छ नेपालीमा। बहरमा लेख्नै पर्छ भन्ने अर्को धार छ। त्यो कुन धार सत्य हो भन्ने चाहिँ अझै पनि निकल भएको छैन नेपाली। ये देखना पड़ेगा। गज़ल जो हम लिख रहे हैं, गज़ल, ये गज़ल कहाँ से आई है? गज़ल जहाँ से आई है वहाँ पर इसके कुछ उसूल बने हुए हैं, कुछ कायदे कानून बने हुए हैं। उसको जब हम गज़ल को जिस विधा को ले रहे हैं उसके उसूल और कानून को भी तो लेना पड़ेगा। बगैर उसको लिए हम गज़ल कैसे लिख सकते हैं? अगर उसको नहीं मानेंगे तो फिर ये तो बेकार सी बात है, फिर आप गज़ल लिख ही नहीं सकते, उसको मानना ही पड़ेगा। मेरा जिज्ञासा था या आपसे जी जी जी। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एउटा मलाई मन परेको गजल तपाईँसँग रिक्वेस्ट गरेँ मैले, त्यो वाचन गरिदिनका लागि हैन, तपाईँको पुस्तकबाट। ठीक है, सुनिए।
गज़ल है ये, मेरी किताब सोचे दिल में है गज़ल। हजुर। माजी का दर्द दिल से भुलाने के वास्ते, भूतकाल, माजी अर्थात भूतकाल, माजी का दर्द दिल से भुलाने के वास्ते, आजा हसीन ख्वाब सजाने के वास्ते, आजा हसीन ख्वाब सजाने के वास्ते, शायद सिवाय दर्द के कुछ भी न मिल सका, शायद सिवाय दर्द के कुछ भी न मिल सका, इस नातवान दिल में बसाने के वास्ते, इस नातवान दिल में बसाने के वास्ते, दिल से तुम्हारी याद भुलाई नहीं गई, दिल से तुम्हारी याद भुलाई नहीं गई, कितने जतन किया था भुलाने के वास्ते, कितने जतन किया था भुलाने के वास्ते, और चलती है जिनकी सांस हमारे वजूद से, चलती है जिनकी सांस हमारे वजूद से, वो मुस्तमा है हमको मिटाने के वास्ते, मुस्तमा के इकट्ठा, वो मुजतमा है हमको मिटाने के वास्ते, वो बेखबर हुए हैं हलालो हराम से, वो बेखबर हुए हैं हलालो हराम से, किस्मत को अपनी खूब बनाने के वास्ते, किस्मत को अपनी खूब बनाने के वास्ते। और ये शेर भी देखिए कि माचिस की एक तीली ही काफ़ी है दोस्तों, माचिस की एक तीली ही काफ़ी है दोस्तों, सारे जहां में आग लगाने के वास्ते, सारे जहां में आग लगाने के वास्ते। और ये आखिरी शेर है, मक्ता है ढेर झूठे खाने का आसन जहां वही, है ढेर झूठे खाने का आसन जहां वही, भूखा मचल पड़ा उसी खाने के वास्ते, भूखा मचल पड़ा उसी खाने के वास्ते। दर्शकवृन्द, हामीसँग अब समय पनि थोरै छ। आजका सायरसँग हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी नै छ, धेरै उहाँका रचनाहरू सुन्न बाँकी नै छ, तर पनि हामी समयले बाँधिएको हुनाले अन्त्यमा फेरि एउटा रचना सुन्छौँ र त्यससँगै हामी बिदा हुन्छौँ। एक नज्म है, आ गया है नया एक सवेरा तो क्या, आ गया है नया एक सवेरा तो क्या, दूर तारीकियां हो गईं क्या हुआ, दूर तारीकियां हो गईं क्या हुआ, वो जो सपने भयानक नजर आते थे, कितने ही दिल अचानक सहम जाते थे, सिलसिला रुक न पाया है तूफान का, हाल अब भी बुरा है गुलिस्तान का, हाल अब भी बुरा है गुलिस्तान का। नन्ही कलियां हो गुल हो यहो डालियां, नन्ही कलियां हो गुल हो यहो डालियां, खौफ की सबके सर पे है परछाइयां, खौफ की सबके सर पे है परछाइयां, है खिजाओं में अब भी गुलाबो समन, है खिजाओं में अब भी गुलाबो समन, है बहारों से महरूम अब भी चमन, है बहारों से महरूम अब भी चमन। बेयकीनी का माहौल है आज भी, बेयकीनी का माहौल है आज भी, है भरोसे में अब भी मुकम्मल कमी, जाहिरन वो जो हमदर्दी में यार है, जाहिरन वो जो हमदर्दी में यार है, बेवफा है कि या वो वफादार है शिकायत सभी को मिला क्या हमें, हक मुकम्मल अभी मिल न पाया हमें, शोले आँखों में ऐसे नज़र आते हैं, शोले आँखों में ऐसे नज़र आते हैं, देख कर दिल अचानक सहम जाते हैं, देख कर दिल अचानक सहम जाते हैं, सोच जैसी थी वैसा कहाँ है समा, सोच जैसी थी वैसा कहाँ है समा, खौफ व दहशत में अब भी है पीरो जमा, खौफ व दहशत में अब भी है पीरो जमा, दिल बहुत खुश था फूलों का दौर आएगा, दिल बहुत खुश था फूलों का दौर आएगा, और खुशियों का पैगाम भी लाएगा, ख्वाब से अपनी पलकें सजाएंगे हम, ख्वाब से अपनी पलकें सजाएंगे हम, खूब अरमान के गुल खिलाएंगे हम, खूब अरमान के गुल खिलाएंगे हम, हसरतें खूब दिल की निकालेंगे हम, ख्वाब को फिर हकीकत में ढालेंगे हम, अब न होगा कभी खून अरमान का, दौर आएगा होठों पे मुस्कान का, पर हुआ क्या कि ऐसे मनाजिर नहीं, पर हुआ क्या कि ऐसे मनाजिर नहीं, खो गए हैं मेरे सारे सपने हंसी, खो गए हैं मेरे सारे सपने हंसी, कैसे समझाऊं तुझको मैं कल्बे हंसी, एक जैसा सदा दौर रहता नहीं, मौसमे गुल कभी है खिजा, ज़ाब्ता गुलस्तां का रहा है यही,
अमन का दौर एक दिन जरूर आएगा, अमन का दौर एक दिन जरूर आएगा, आँख में नूर दिल में सुरूर आएगा, साजे दिल पर कभी नगमे जां फजा, छेड़ जाए ख्याल आते जाने अदा, फिर भी कमबख्त दिल क्यों बहलता नहीं, फिर भी कमबख्त दिल क्यों बहलता नहीं, आलमे खौफ से क्यों निकलता नहीं, किस लिए दिल में ऐसा ख्याल आता है, क्यों ये होठों पे अक्सर सवाल आता है, कब मिलेगी सुकून की हमें जिंदगी, सोचा करता है आसन बराबर यही, सोचा करता है आसन बराबर यही, सोचा करता है आसन बराबर यही। यो सबैले सोचिरहेछन्, तपाईँले जुन सोच्नुभयो यो आज पुरै देशवासीले सोचिरहेछन्। कस्तो मजाको बिम्ब बनाएर लेख्नु भएको छ, गजब लाग्यो, गजब लाग्यो। यसलाई नज्म भनिन्छ होइन? हजुर नज्म, यसलाई कविता भनिन्छ, तर बहरमा छ, बहरमा छ, एकदम बहरमा छ, यसलाई नज्म भनेर भनिन्छ। कस्तो गजब। अब अरू अन्त्यमा चाहिँ एउटा रचना, एक जो है जो लॉकडाउन को हमारे माहौल में क्या गलत असरात पड़ रहे हैं लॉकडाउन का। अभी तो मैंने सुना है कि अच्छे असरात पड़ रहे थे, वो सुनाया है, लेकिन क्या गलत असरात पड़ रहे हैं इसका सुना रहे हैं। बस एक सुना के बस कोरोना और भूख जो दुश्मन है जान के, कोरोना और भूख जो दुश्मन है जान के, कुछ गुफ्तगू हो आज यही बात मान के। कोरोना से जो मौत के चंद लोग हैं शिकार, कोरोना से जो मौत के चंद लोग हैं शिकार, खुदकुशियाँ यानी आत्महत्याएं, खुदकुशियाँ हो रही हैं फाकों से बेशुमार, खुदकुशियाँ हो रही हैं फाकों से बेशुमार। लॉकडाउन खूब सख्त बनाना भी चाहिए, लॉकडाउन खूब सख्त बनाना भी चाहिए, लेकिन गरीब के लिए खाना भी चाहिए, लेकिन गरीब के लिए खाना भी चाहिए। लॉकडाउन में गरीब कमाएगा किस तरह, लॉकडाउन में गरीब कमाएगा किस तरह, बच्चों को घर में रह के खिलाएगा किस तरह, बच्चों को घर में रह के खिलाएगा किस तरह। इतना भी हर किसी को मैसर कहाँ जनाब, इतना भी हर किसी को मैसर कहाँ जनाब, मेहनत किए बगैर मिले रोजी बेहिसाब, मेहनत किए बगैर मिले रिस्क बेहिसाब। सूरत से कुछ गरीब नहीं लगते हैं जनाब, सूरत से कुछ गरीब नहीं लगते हैं जनाब, खुददारी बस इनके लिए बन गया अजाब, खुददारी बस इनके लिए बन गया अजाब। खुददारी जो निभाते हुए दिन गुजारे हैं, किसको खबर है लोग ये फाकों के मारे हैं, किसको खबर है लोग ये फाकों के मारे हैं। कोरोना से न मौत हो इसका है इंतज़ाम, कोरोना से न मौत हो इसका है इंतज़ाम, लेकिन न मौत भूख से हो क्या है इंतज़ाम, लेकिन न मौत भूख से हो क्या है इंतज़ाम। कोरोना लेकिन जिंदों के वास्ते है ये कानून और उसूल, जिंदों के वास्ते है ये कानून और उसूल। जब मार डाले भूख तो दस्तूर हैं फजूल, जब मार डाले भूख तो दस्तूर हैं फजूल। इस तरह फैसला ये सभी हुक्मरां करें, शासा करो, इस तरह फैसला ये सभी हुक्मरां करें। लॉकडाउन में न लोग कहीं भूख से मरे, लॉकडाउन में न लोग कहीं भूख से मरे। खाने से पहले आप पड़ोसी को देखिए, खाने से पहले आप पड़ोसी को देखिए। भूखा अगर वो है उसे पहले खिलाइए, भूखा अगर वो है उसे पहले खिलाइए। मनवाना चाहते हैं ये बातें जो और से, खुद भी अमल में लाइए सुन लीजिए गौर से। मनवाना चाहते हैं ये बातें जो और से, खुद भी अमल में लाइए, ये बातें खुद भी अमल में लाइए सुन लीजिए गौर से। लॉकडाउन के ही साथ गरीबों पे हो नज़र, लॉकडाउन ही के साथ गरीबों पे हो नज़र। आसान ये बंदोबस्त तभी होंगे कारगर, आसान ये बंदोबस्त व्यवस्था तभी होंगे कारगर। गजब 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 गजब। तपाईँले पछिल्लो समय यो कोरोना पछिको अवस्थालाई मजाले लकडाउनमा घरमा बसेर मजाले उपयोग गर्नुभएको रहेछ। धेरै सिर्जनाहरू त्योसँग सम्बन्धित सुन्यौँ र हामीले अझै धेरै कुरा गर्न चाहेको हो। चाहनाले मात्रै केही हुँदैन, हामी समयले बाँधिएका हुन्छौँ। हुन त फेरि पनि हाम्रो भेट हुन्छ, उहाँसँग फेरि पनि हामी निम्ति आएर कुनै अवसरमा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई भने भाव सरोवर यति नै। आजका अतिथि मुस्तफा अहसन कुरैसी, जसले हामीलाई शायरी सुनाउनु भयो, मैले केही उहाँका मुक्तक वाचन गरेँ र उहाँले नज्म पनि सुनाउनु भयो।
नेपालगञ्जमा उहाँ जस्ता थुप्रै सायरहरू हुनुहुन्छ जो पर्दामा अगाडि देखिन चाहनुहुन्न र पाइरहनु भएको छैन। हामीले अब उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै जानेछौँ र उहाँसँग पनि पुनः अर्को अवसरमा हामी भेट गर्नेछौँ र फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई यो समय जुराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि अवसर पायौँ भने तपाईँसँग अर्को बसाइमा फेरि कुराकानी ठीक है, गर्छौँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया यहाँ जो हमको बुलाया। हजुर, हम यहाँ पर आए, हमको अपने रचना यानी अपने कलाम पढ़ने का मौका मिला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और सभी सुनने वाले देखने वाले लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि अगर किसी किस्म की त्रुटि कोई कमी हो तो उसको कह सकते हैं। धन्यवाद। यहाँलाई सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई सम्झिनु पऱ्यो भने कसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ? भेट्नु पऱ्यो भने या तपाईँसँग सम्पर्क रहनु पऱ्यो भने केही सम्पर्क माध्यम दिन सकिन्छ? अब मेरो फ़ोन नंबर तो ये उसमें हम व्हाट्सअप भी चलाते हैं। व्हाट्सअप मुस्तफ़ा आसन कुरैशी के नाम से है, और 98 480 67634 नंबर है। यसमा तपाईँसँग व्हाट्सअप सम्पर्क गर्न व्हाट्सअप चाहनुहुने महानुभावहरूले त्यसमा सम्पर्क व्हाट्सएप मार्फत या उहाँलाई सम्पर्क गरेर हजुर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ। यो कोरोना महामारी सकियो भने त्यसपछि हामी फेरि कुनै राम्रो माहौलमा फेरि पहिलाको जस्तै साहित्यिक माहौलमा भेटघाट गर्नेछौँ। पुनः धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, फेरि अर्को अङ्कमा हामी यस्तै साहित्यिक भलाकुसारी र साहित्यिक रङमा रङ्गिन आउनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जी नेपाल हाम्रो युट्युब च्यानलमा सर्च गरेर हाम्रा कार्यक्रम र समाचारहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामीलाई फलो गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै